नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक आईएएस अकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, हमारा जो शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर जो टॉपिक चल रहा था मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा, उसके अंदर आज ये क्लास 3 रहेगी। तो जिसमें कल हम लोगों ने कहाँ छोड़ा था, यानी अभिप्रेरक यानी जो प्रेरक के प्रकार हम लोगों ने पढ़े थे, जिसमें मैस्लो के अनुसार 2 प्रकार उन्होंने बताए थे प्रेरक के। जो 2 प्रकार बताए थे, एक तो अर्जित प्रेरक और दूसरा जन्मजात प्रेरक, है ना। और उसके बाद में गेरेट के अनुसार 3 प्रेरक बताए गए थे, एक तो जैविक था, एक सामाजिक और एक है जो कि मनोवैज्ञानिक प्रेरक बताया गया था। और इसी के साथ में एक आता है थॉमसन के अनुसार है जो कि 2 प्रकार बताए गए थे, एक स्वाभाविक एक कृत्रिम प्रकार, है ना। तो ये 2 प्रकार इन्होंने बताए थे और मैस्लो ने भी 2 बताए थे, 3 बताए थे गेरेट ने। तो इन सभी प्रेरकों को है जो कि क्या करते हैं, एक एक करके है जो कि सभी को अच्छे से पढ़ते हैं, सभी के अंदर डीपली पढ़ने की कोशिश करते हैं, जहाँ से प्रश्न जो बनते हैं उन सभी के अकॉर्डिंग अच्छे से चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, अब लिखो मुख्य प्रेरक, हेडिंग लगाओ। प्रेरक जो पढ़े थे उसमें सभी को एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं। लिखो मुख्य प्रेरक। ठीक है, अब इन सभी को एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं। लिखो फटाफट से मुख्य प्रेरक लिखो। जिसमें पहला ही लिखो जन्मजात प्रेरक, फिर दूसरा अर्जित पढ़ेंगे, 1 नंबर लगा के लिखो जन्मजात प्रेरक। इसमें डैश करके लिखो। चलो पहले समझने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से, क्योंकि कल जो समझा था वो आप एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। यानी वे प्रेरक जो व्यक्ति में जन्म के समय से हम कह सकते हैं पाए जाते हैं, जो व्यक्ति के अंदर जन्म के समय से जो प्रेरक पाए जाते हैं, जैसे जो आवश्यकता की बात करें तो जैसे भोजन है, पानी है, निंद्रा है, काम करना, विश्राम करना, क्या है, ये जन्म से पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो प्रेरक है ये जन्म से पाए जाते हैं। जैसे भोजन करना, भोजन मान लीजिए, और पानी है, विश्राम है, निंद्रा है, काम करने की भावना है, काम है। तो ये जब जो भी हम कह सकते हैं, मैं एग्जाम्पल आप सभी के सामने अच्छे से लेकर के आऊँगा। और यहाँ पे प्रश्न आपके इस प्रकार से बन सकते हैं कि इनमें से कौन सा एक जन्मजात प्रेरक है, या फिर इनमें से कौन सा एक है जो आपके ऑप्शन जो मिलेंगे कि इनमें से कौन सा एक जो प्रेरक है वो अर्जित प्रेरक नहीं है, या फिर इनमें से कौन सा एक प्रेरक है जो अर्जित प्रेरक है। इस प्रकार से आपके जो प्रश्न बन सकेंगे। ठीक है, और फिर बात करते हैं अर्जित प्रेरक की। पहले एक बार समझने की कोशिश करते हैं, फिर एक एक करके सभी को लिखते हैं। अर्जित का मतलब क्या होता है? हासिल करना। क्या हो गया? अर्जित करना, कोई चीज को हासिल करना हो गया। ठीक है, अब हासिल करना का मतलब ये जन्म के समय से तो है नहीं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि वे प्रेरक जो प्राणी यानी जो व्यक्ति होता है वह अपने प्रयासों से क्या करता है, वातावरण से अपने अंदर लेता है, यानी अर्जित करता है, वातावरण से अर्जित करता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कोई आदत है, आदत क्या है? जन्मजात है या फिर अर्जित है? अर्जित है। अभी मैंने बताया आपको कि आदत है सम्मान, किसी से सम्मान हम कह सकते हैं लेते हैं, सम्मान वो नहीं, सम्मान है, मान्यता है, आकांक्षा है, ये सब क्या है? अर्जित प्रेरक है। ठीक है,
जैसे आपने बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं सम्मान पाया है, तो क्या ये सभी के अंदर होता है? जन्मजात थोड़ी होता है। बाकी जो जन्मजात है वो सभी के अंदर मूल रूप से पाया जाता है, जो प्रेरक है। और इसमें क्या है? आकांक्षा है, आकांक्षा इच्छा, और आदत हो गया, ठीक है। ये मूल रूप से इसके अंदर पाया जाता है। अब जैसे कोई व्यक्ति है, जन्म से उसके अंदर बुरी आदत या फिर कैसी भी आदत मान लो, वैसे आदत तो बुरी ही पड़ती है, आदत जो होती है वो बुरी ही होती है, किसी भी चीज़ की मान लो, चाहे चाय पीने की, चाहे घूमने की, वो मतलब एक तरह का ज़्यादा हम कह सकते हैं इफेक्टेड रहता है। बाकी कभी आपने सुना है क्या कि किसी बंदे ने किताब पढ़ने की आदत लग गई है? सुना है कभी? पढ़ने की आदत लगती है क्या कभी? आदत वही है कि जो बुरी चीज़ों की लगती है, कहने का मतलब ये है। जैसे किसी को फ़ोन चलाने की आदत पड़ गई है, किसी को ज़्यादा कुछ करने की आदत पड़ गई है, तो आदत का मतलब बुरी होती है, ठीक है। या फिर किसी को गोलगप्पे खाने की आदत पड़ गई है कि अब रोज़ शाम के टाइम में गोलगप्पे खाने अच्छे लगते हैं ना, तो बोला रोज़ शाम को गोलगप्पे खाने उसको अच्छे लगते हैं, तो मतलब वो आदत पड़ गई, तो वो बुरी है। रोज़ खा रहे हैं तो बुरी है ना, आदत का मतलब रोज़ ही होता है। तो जैसे कि ये क्या है कि ये इसने अर्जित की है, कहाँ से? वातावरण से। वातावरण से आदत है, सम्मान है, या फिर हम कह सकते हैं आकांक्षा है, कोई मान्यता कहीं से प्राप्त की है, तो ये पर्यावरण से व्यक्ति या फिर प्राणी है जो कि अर्जित करता है। जिसे कौन सा प्रेरक कहा जाता है? अर्जित प्रेरक कहा जाता है। फिर हम बात कर सकते हैं गेरिट के अनुसार जो 3 प्रेरक बताए गए थे, एक तो था जैविक या फिर जिसे दैहिक प्रेरक भी कहते हैं। यानी इसमें क्या करते हैं कि जो आवश्यकता होती है, जो व्यक्ति या प्राणी की जो आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता के कारण जो प्रेरक जन्म लेते हैं, उस आवश्यकता, अब आवश्यकता किसी भी प्रकार की हो सकती है, उसी के अनुसार जो प्रेरक के जन्म लेता है या फिर जो प्रेरक क्रिएट होता है, यानी जो प्रेरक बनता है, वे जैविक या फिर दैहिक प्रेरक कहलाते हैं। जैसे कि बात करें, इसमें जन्मजात प्रेरकों को शामिल भी किया जा सकता है, यानी जन्मजात प्रेरक इसमें शामिल होते हैं। जैसे भोजन है, पानी है, काम है, निद्रा, विश्राम आदि। इसके लिए यानी पानी पीना है, भोजन करना है, तो ये क्या है? आपकी आवश्यकता। क्या है? आवश्यकता। और इस आवश्यकता के लिए हम कह सकते हैं जो क्रिया करते हैं, जो अनुक्रिया करते हैं, और जिस प्रयोग हम कह सकते हैं, जैसे कि जिसे प्रेरक का निर्माण होता है, उसे ही जैविक या फिर दैहिक प्रेरक कहा जाता है, ठीक है। फिर बात आती है 4 नंबर, सामाजिक की बात करें तो सामाजिक भी प्रेरक किसका प्रेरक है? किसने बताया था सामाजिक प्रेरक? और मनोवैज्ञानिक किसने बताया था? ये तीनों गेरेट ने बताए थे। सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और एक जैविक या दैहिक, ठीक है। तो अब बात करते हैं, जैविक की कर ली, अब सामाजिक की करते हैं। सामाजिक का मतलब सामाजिक प्रेरक, इसमें डेफिनेशन या फिर अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये जो सामाजिक आवश्यकता, समाज के अंदर किस प्रकार की जो आवश्यकताएं बनती है, उनके कारण जो उत्पन्न होते हैं, ये जो प्रेरक है सामाजिक, ये हम कह सकते हैं सामाजिक आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होने वाला प्रेरक है। समाज के अंदर किस प्रकार की आवश्यकता है, उसी के कारण ये उत्पन्न होता है, या फिर इसका हम कह सकते हैं निर्माण होता है इस प्रेरक का, सामाजिक प्रेरक का। जैसे कि बात करें तो समाज के अंदर व्यवहार है, या आत्मसम्मान है, सहयोग है, सामुदायिकता, समाज सेवक जो होते हैं ना, तो वो इसी प्रेरक के अंदर हम बात कर सकते हैं। फिर आता है मनोवैज्ञानिक प्रेरक, यानी ये प्रेरक व्यक्ति के मनोविज्ञान, मन का विज्ञान है ना, मन मस्तिष्क से संबंधित व्यवहार जो होता है, उनकी आवश्यकताओं के लिए उत्पन्न होते हैं, या फिर उनकी आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होने वाले। जैसे कि मान लीजिए व्यक्ति के अंदर क्रोध है ना, तो ये क्रोध जो है ये मनोविज्ञान प्रेरक के अंदर शामिल माना जाता है, ठीक है। क्रोध है वो मानसिक होता है या फिर आंतरिक होता है, फिर बाह्य होता है, बताइए। जैसे किसी व्यक्ति को क्रोध है यानी गुस्सा है, तो या फिर प्रेम है, सुख है, दुख है, ईर्ष्या, ये
बाह्य प्रेरक है या फिर आंतरिक है? ये आंतरिक मनोदशा है या फिर बाह्य? ये आंतरिक है। यानी व्यक्ति को कह सकते हैं, इसके अंदर हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। एक तो होता है मूल प्रवृत्ति, एक होता है संवेग। वैसे कहीं ना कहीं मूल प्रवृत्ति और संवेग जो होते हैं ये दोनों जुड़े होते हैं। क्या होता है? एक होती है मूल प्रवृत्ति, एक होती है संवेग। इन दोनों में अंतर क्या है? वैसे इन दोनों का यानी ये दोनों जुड़े होते हैं, लेकिन मूल प्रवृत्ति क्या होती है? व्यक्ति के अंदर आंतरिक रूप से हम कह सकते हैं बनी रहती है। संवेग बाह्य होता है। क्या होता है? संवेग जो होता है वह बाह्य होता है। अब बात करें तो जैसे कि क्रोध है, प्रेरक क्रोध है, हम कह सकते हैं प्रेम है, सुख है, दुख है, ये व्यक्ति के अंदर जो बना रहता है। अब व्यक्ति के अंदर क्रोध है तो वो क्या करता है? बैठा रहता है। अब हमें बाहर से पता नहीं चलता कि किस प्रकार से क्या इसके अंदर चल रहा है। बाकी आगे हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, मैं से आपका टाइम नहीं लूंगा। मूल प्रवृत्ति और संवेग, इसको आगे हम अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि मूल प्रवृत्ति क्या होती है। मूल प्रवृत्ति जैसे जन्मजात होती है या फिर अर्जित। मूल प्रवृत्ति यही होती है कि जैसे मूल प्रवृत्ति के अंदर संशोधन किया जा सकता है, जो हम लोगों ने पहले एक बार पढ़ा था, इसे के अंदर संशोधन किया जा सकता है, बल्कि इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। अब ये क्या होता है कि संशोधन का मतलब यह होता है कि जैसे जो व्यक्ति इस धरती पे इंसान के रूप में जन्म लिया मान लीजिए, तो उसको जैसे कि मान लीजिए भय है। क्या है? भय। अब व्यक्ति को भय लगना तय है कि भय लगेगा। चाहे व्यक्ति इंसान के रूप में जन्म लिया है तो उसको भय, डर लगेगा। अब एक बार हम बात करें जैसे कि कोई गिलहरी है, छिपकली है या फिर सांप है, वो उसकी तरफ आ रहा है तो उसको डर लगता है, हल्का लगता है। हम बात करें तो उसको नष्ट नहीं कर सकते, संशोधन कर सकते हैं। कई थोड़ा सा सुदृढ़ होते हैं अपने आप में से, कहते हैं ना कि वो अच्छे दिल वाले होते हैं मान लीजिए, तो उनको थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन डर लगेगा, डर लगेगा। छिपकली आ गई, उसके ऊपर गिरा दी मान लीजिए, तो डर लगेगा थोड़ा। कई क्या है कि कच्चे दिल के जैसे होते हैं तो वो थोड़ा जोर से चिल्ला देते हैं, कई थोड़ा कम, और कई को थोड़ा डर कम लगता है, लेकिन लगता जरूर है। तो ये जैसे डर है, भय कह सकते हैं, ये क्या है? ये मूल प्रवृत्ति है जो जन्मजात होती है, सभी के अंदर पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति सभी के अंदर पाई जाती है। इसके अंदर संशोधन किया जा सकता है, बल्कि नष्ट नहीं किया जा सकता है। बाकी इसके अंदर हम आगे इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और फिर हम बात कर सकते हैं, यानी इन मनोवैज्ञानिक जो प्रेरक है, जो मनोवैज्ञानिक के बारे में बात कर रहे थे, मनोवैज्ञानिक प्रेरक है, इनमें संवेग क्या करता है? संवेग और मूल प्रवृत्ति क्या है? दोनों जुड़ी हुई रहती है, वैसे सम्मिलित होती है दोनों साथ में। अब क्या करते हैं, इनको एक एक करके लिखते हैं। जन्मजात प्रेरक लिखो, वे प्रेरक जो जन्म के समय से ही पाए जाते हैं। लिखो, वे प्रेरक जो व्यक्ति में या प्राणी में जन्म के समय से ही पाए जाते हैं। वे प्रेरक जो व्यक्ति में या प्राणी में, व्यक्ति में जन्म के समय से ही पाए जाते हैं। जन्म के समय से ही पाए जाते हैं। जैसे भोजन है, पानी, काम, निंद्रा, विश्राम आदि। ठीक, समझ में आ रहा ना? फिर 2 नंबर लगा के लिखो आप अर्जित प्रेरक। अर्जित प्रेरक। अब इसमें लिखो, ये लिख दिया। यानी जन्मजात प्रेरक वे प्रेरक जो व्यक्ति में जन्म से पाए जाते हैं। बस इसके अंदर ज्यादा कोई डेफिनेशन सोचने की जरूरत है नहीं, केवल समझने की जरूरत है कि जो जन्म से पाए जाते हैं
जैसे जन्म से आप समझ सकते हैं, काम है, प्रेम है, सॉरी निंद्रा करना, किसी विश्राम करना, पानी पीना, ये सब जन्म से पाए जाते हैं और करते आ रहे हैं। और फिर अब बात करते हैं अर्जित। अर्जित करना, हासिल करना, ठीक है। अपॉर्चुनिटी क्या होता है? उपलब्धि जो होती है, तो उपलब्धि जो करते हैं तो वो अर्जित होते हैं ना। तो वे प्रेरक जो प्राणी यानी व्यक्ति अपने प्रयासों से वातावरण में क्या करता है? अर्जित करता है। जैसे कि बात कर सकते हैं, आदत लगना है किसी को, तो वो अर्जित ही क्या है वातावरण में? आदत है, सम्मान है, आकांक्षा है, मान्यता, ये सभी इसी के अंदर आते हैं। चलो लिखो, वे प्रेरक व्यक्ति या प्राणी अपने वातावरण में, सीधा लिख सकते हो, वातावरण में प्राणी अपने वातावरण से प्रारंभ कह सकते हैं प्राप्त करता है या फिर अर्जित करता है। प्राणी वातावरण से अर्जित करता है। वे प्रेरक जो प्राणी अपने प्रयासों से वातावरण से अर्जित करता है, से अर्जित करता है। जैसे आदत है, सम्मान जो मिलता है, कहीं कोई अच्छा कार्य करता है तो सम्मान मिलता है ना उसको, तो वो सम्मान पहले कोई सभी के अंदर थोड़ी पाया जाता है, कोई ज़रूरी थोड़ी। वो क्या करता है? कोई अच्छा कार्य करता है, वातावरण से हम कह सकते हैं, चाहे अच्छा खेलता है, कुछ अच्छा कार्य करता है, तो उसके अंदर उसको सम्मान जो प्रोवाइड करवाया जाता है, यानी उसको जैसे हम कह सकते हैं राष्ट्रपति सम्मान पुरस्कार है, तो इस प्रकार का जो पुरस्कार वगैरह जो सम्मान जो उसको मिलता है, या फिर क्या, उसको छोड़ो, समाज के अंदर नॉर्मल में आप क्षेत्र के अंदर, या फिर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आप कक्षा के अंदर मान लीजिए, तो आप व्यवहार अपने टीचर्स के साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं, तो क्या आपको सम्मान मिलता है कि भाई वो बच्चा अच्छा है, कहते हैं ना। बाकी सब उद्दंडता करते हैं, कई किसी भी प्रकार से तोड़फोड़ करते रहते हैं क्लास में, बोलने का उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो वो जो आदत, गंदी आदत डालते हैं, वो भी उसी के अंदर आता है, और उनको सम्मान जो मिलता है वो भी उसी के अंदर आता है। किसी की तो आदत बन जाती है, बाकी जो अच्छा व्यवहार करता है उसको सम्मान दिया जाता है। अब सम्मान वो नहीं कि कुछ उसको उपहार भी दिया जाए, सम्मान का मतलब ये होता है कि जैसे किसी बच्चे की तरफ के प्रति टीचर्स की अच्छी भावना होती है, वो उसी का सम्मान माना जाता है, ठीक है। अब इसमें लिखो, मान्यता है, आकांक्षा आदि, एक दो एग्जाम्पल और लिख दीजिए। मान्यता है, जैसे कोई बच्चा अच्छा कार्य करता है तो उसको किसी न किसी प्रकार की मान्यता प्राप्त करवा दी जाती है। आकांक्षा है, आदि, ठीक है। तीसरा कौन सा है? दैहिक या जैविक, जैविक या दैहिक प्रेरक, गेरेट के अनुसार है ना, जैविक या दैहिक, या ऑब्लिक लगा के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। दैहिक प्रेरक, जैविक या दैहिक प्रेरक। इसमें क्या है? आपके जन्म से ही जो हम कह सकते हैं जन्म वाले जो प्रेरक है वो इसी के अंदर शामिल माने जाते हैं, या नहीं। इसमें आवश्यकताओं के कारण जो प्रेरक जन्म लेते हैं उसे ही हम कह सकते हैं यानी जैविक या दैहिक प्रेरक कहलाते हैं। इसमें आवश्यकताओं के कारण
जो प्रेरक आवश्यकताओं के कारण जो प्रेरक जन्म लेते हैं, जो प्रेरक जन्म लेते हैं उसे जैविक या दैहिक प्रेरक कहा जाता है। ठीक है, फिर इसमें लाइन एक लिखो, ये जन्मजात ही होते हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं इनमें जन्मजात प्रेरकों को शामिल किया जाता है। वही भोजन, फिर यही लिख लो इसमें, भोजन, पानी, काम, निद्रा, विश्राम आदि, इसमें जन्मजात प्रेरकों को शामिल किया जाता है। एक बार इतना लिखो, फिर नेक्स्ट पेज लेते हैं, उसमें लिखते हैं इसके एग्जाम्पल को। लिख लिया क्या? लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं। चलो, इसी में लिखना है 3 नंबर में, क्योंकि आपके पास तो पेज बचा होगा, मेरे पास से चेंज करना पड़ गया। इसमें या लिखो, इनमें जन्मजात प्रेरकों को शामिल किया जाता है। इनमें जन्मजात प्रेरकों को शामिल किया जाता है। जैसे वही लिख दो, फिर भोजन, पानी, काम, निद्रा, विश्राम आदि। ठीक है, 4 नंबर कौन सा लिखोगे? सामाजिक, फिर मनोवैज्ञानिक। सामाजिक प्रेरक जो समाज में आवश्यकताओं से उत्पन्न होता है, समाज की जो आवश्यकताएं हैं उससे उत्पन्न होता है। सामाजिक में लिखो कि ये सामाजिक आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे कि सामुदायिकता है, या फिर हम कह सकते हैं व्यवहार है, आत्मसम्मान है और सहयोग है, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो लिखो इसमें, ये सामाजिक आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होते हैं। ये प्रेरक जो है, ये सामाजिक आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होता है। के कारण उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। जैसे सामुदायिकता है, व्यवहार है, आत्मसम्मान है, सहयोग आदि। ये सब कौन से प्रेरक माने जाते हैं? ये सभी सामाजिक प्रेरक है। अब 5 नंबर लगा के लिखो, मनोवैज्ञानिक प्रेरक। फिर कौन सा रह जाएगा? 2 प्रेरक और रहेंगे हमारे, एक तो स्वाभाविक, एक कृत्रिम। मनोवैज्ञानिक प्रेरक, मनोवैज्ञानिक
प्रेरक। इसमें लिखते हैं ये मन जो होता है व्यक्ति का आंतरिक, जिसे हम कह सकते हैं, यानी ये प्रेरक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक जो व्यवहार होता है उसकी आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होता है। मन के अंदर किस प्रकार का जो व्यवहार हो रहा है उसी के कारण ये प्रेरक है, जो कि हम कह सकते हैं जैसे क्रोध है, प्रेम है, किसी से ईर्ष्या है, दुख है, सुख है, ये सब इसी के अंदर माने जाते हैं। यानी ये प्रेरक व्यक्ति के मनोविज्ञान के जो व्यवहार है, यह प्रेरक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक व्यवहार, मनोवैज्ञानिक व्यवहार या फिर हम कह सकते हैं आवश्यकता, मनोवैज्ञानिक व्यवहार एवं आवश्यकताओं, मनोवैज्ञानिक व्यवहार कहो या फिर मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, जो है ना, आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होता है, के कारण उत्पन्न होता है। मनोवैज्ञानिक प्रेरक यानी ये प्रेरक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक व्यवहार या मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होता है। जैसे लिखो, जैसे क्रोध है, प्रेम है, सुख है, दुख है, सुख दुख और ईर्ष्या आदि। ठीक है, अब लिखो इसको, फटाफट लिखो, फिर 2 और पढ़ते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, फिर सिद्धांतों पे चलते हैं। अभी प्रेरणा के जो सिद्धांत है उनको पढ़ते हैं। लिख लिया? मनोविज्ञानी के प्रेरक पढ़ लिख लिया ना यहाँ तक? ये लिख लिया? यानी ये प्रेरक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक व्यवहार या फिर मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होता है, जैसे कि क्रोध, प्रेम, सुख दुख और ईर्ष्या आदि। इसमें एक लाइन और लिखो आप, मनोवैज्ञानिक वाली। इसमें लिखो कि इन मनोवैज्ञानिक प्रेरकों में सम्यक और मूल प्रवृत्तियां सम्मिलित होती है या फिर को सम्मिलित किया जाता है। इसमें एक लाइन और लिखो, इन मनोवैज्ञानिक प्रेरकों में, इन मनोवैज्ञानिक प्रेरकों में मनोवैज्ञानिक प्रेरकों में मूल प्रवृत्तियां व सम्यक व सम्यकों को सम्मिलित किया जाता है।
वह संवेगों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अब लिखो आप, कितना नंबर हो गया? 6 नंबर है ना, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर लगा के लिखो। कौन सा था? स्वाभाविक। और इसके बाद में कृत्रिम। स्वाभाविक प्रेरक जो व्यक्ति के स्वभाव में पाए जाते हैं, बस लिख दो इसमें। वह प्रेरक जो व्यक्ति के, वे प्रेरक है, वे प्रेरक है जो व्यक्ति के स्वभाव में पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। वे प्रेरक है जो व्यक्ति के स्वभाव में पाए जाते हैं। जैसे कि घूमना फिरना, स्नेह प्राप्त करना, ये सब क्या है? ये स्वाभाविक प्रेरक कहलाते हैं। क्या है? जैसे घूमना है, फिरना है, खेलना है, स्नेह प्राप्त करना आदि है, जो कि किस में आता है? स्वाभाविक प्रेरक कहलाते हैं। लिखो, जैसे कहीं घूमना है, फिरना है, स्नेह प्राप्त करना है, खेलना है, खेलना, स्नेह प्राप्त करना, करना आदि। ठीक है, अब लगाओ 7 नंबर, कृत्रिम। कृत्रिम प्रेरक। अब कृत्रिम से आपको सभी को पता चल रहा है कृत्रिम का मतलब क्या होता है? निर्माण करना ही होता है। तो अब इसमें लिखते हैं कृत्रिम जो प्रेरक है वो कौन से होते हैं? यानी वे प्रेरक जो बाह्य वातावरण या स्वाभाविक जो प्रेरकों के पूरक रूप से है, जो कि प्रस्तुत किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कृत्रिम प्रेरक। यानी जो कृत्रिम रूप में हम कह सकते हैं, जो निर्माण जिसका किया जाता है, बनाया जाता है, वही क्या कहलाते हैं? कृत्रिम प्रेरक कहलाते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं बाह्य वातावरण के अंदर, जैसे प्रशंसा, आपने बाह्य वातावरण के अंदर जो अच्छा हम कह सकते हैं कार्य किया है या फिर कोई गलत कार्य किया है तो आपको दंड मिलेगा। तो आपने बाह्य रूप में हम कह सकते हैं कृत्रिम रूप से आप खुद ने ही अर्जित किया है, एक तरह का निर्माण किया है। और अगर अच्छा कार्य किया है तो आपकी प्रशंसा होगी, वहाँ पे आपको पुरस्कार भी मिलेगा। तो वे क्या कहलाते हैं? वे प्रेरक जो प्रशंसा है, दंड है, पुरस्कार है, ये सभी प्रेरक है जो कि कृत्रिम प्रेरक कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखिए कि वे प्रेरक है जो बाह्य वातावरण या स्वाभाविक प्रेरकों के रूप में, लिखो, वे प्रेरक है, वे प्रेरक जो बाह्य वातावरण या स्वाभाविक प्रेरकों, स्वाभाविक प्रेरकों के पूरक रूप में, पूरक रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। पूरक रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, किए जाते हैं। समझ में आ रहा ना? यानी कृत्रिम प्रेरक वे प्रेरक जो बाह्य वातावरण या स्वभाव से, अपने स्वभाव से क्या करते हैं? जो भी कार्य करते हैं उनके द्वारा
जो हम कह सकते हैं जैसे प्रशंसा मिलती है अपने स्वभाव से, कोई कार्य अच्छा किया है तो प्रशंसा मिलेगी, पुरस्कार मिलेगी, ये तय है। तो वह क्या कहते हैं, आपके कृत्रिम प्रेरक के अंदर आते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये लिखे फटाफट से। इतना लिखने के बाद में हम लोग है जो कि क्या करते हैं, इसमें वैसे इसके जो एग्जाम्पल है वो लिख दीजिए। पहले लिखो इतना, फिर क्या करते हैं हम अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन के जो सिद्धांत है वो पढ़ते हैं। लिख लिया? चलो अब लिखो, जैसे इसी के अंदर है कृत्रिम के अंदर, जैसे प्रशंसा, प्रशंसा, पुरस्कार, पुरस्कार या पुरस्कार, दंड आदि। ठीक है, अब लिखो आप एक हेडिंग लगाओ बढ़िया सी। क्या होगी हेडिंग? अभिप्रेरणा। मोटिवेशन, के सिद्धांत। यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा आपका, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, समझने की कोशिश करना है। जहाँ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट में कमेंट कर देना, ताकि मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। जो भी आपके डाउट है वो क्लियर करूँगा। ठीक है, जो भी आपके प्रश्न है उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अब बात करते हैं इसमें एक जो सबसे पहले उसी से शुरू कर लेते हैं, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी चर्चा भी की है पहले। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय, मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत है ना, मनोविश्लेषण सिद्धांत। ठीक है, मनोविश्लेषण सिद्धांत जो है इसके बारे में बात करते हैं। मनोविश्लेषण सिद्धांत जब शिक्षा उपयोगिता में हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने मनोविश्लेषणवाद, वो याद रह गया ना, मनोविश्लेषण सिद्धांत रहेगा इसका नाम। तो अब इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसको प्रतिपादित किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने किया था। और इसके सहयोगी के रूप में किसने कार्य किया था? एडलर व युंग ने कार्य किया था। तो एक बार समझने की कोशिश करें, प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक होंगे इसके सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं फ्राइड। और सहयोगी के रूप में लिख दीजिए सहयोगी, एडलर, और एक था युंग, एडलर व युंग, ये दो उनके सहयोगी थे। एडलर और युंग है जो किसके सहयोगी थे। फिर बात आती है कि सिगमंड फ्राइड, यानी फ्राइड के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जो अभी हम लोगों ने बात की थी कि मूल प्रवृत्तियां क्या होती है। मूल प्रवृत्तियां अचेतन जो मन होता है उस पे आधारित होती है। मूल प्रवृत्तियां अचेतन मन पर आधारित होती है, जो क्या करते हैं हमेशा के लिए चेतन जो मन होता है उसको प्रभावित करती है, उसके अंदर इफेक्ट डालती है। और ये हम कह सकते हैं किसने कहा है? फ्राइड के अनुसार कहा गया है। फिर बात आती है कि फ्राइड ने जो मूल प्रवृत्ति है उसको दो प्रकार दिए हैं। कौन कौन से? एक तो जीवन मूलक मूल प्रवृत्ति, एक मृत्यु मूलक मूल प्रवृत्ति। ठीक है, और जीवन मूल प्रवृत्ति है जीवन मूलक मूल प्रवृत्ति, जिसको इरोज कहा जाता है। यानी याद कर सकते हैं, वैसे जैसे हम रोज रोज किसी से मिलते हैं तो जीवित है तभी तो मिल रहे, तो इसको याद कर सकते हैं इरोज। जीवन मूलक मूल प्रवृत्ति जो है वो आपका नाम इस प्रकार से नहीं मिलेगा, एग्जाम में इरोज ही लिखा आएगा ना। तो
इरोज कहा जाता है जीवन मूलक मूल प्रवृत्ति, जो कि फ्राइड ने दो प्रकार बताए हैं, एक तो जीवन मूलक मूल प्रवृत्ति, दूसरी है जो कि मृत्यु मूलक मूल प्रवृत्ति। अब बात करते हैं जीवन मूलक मूल प्रवृत्ति के बारे में, जिसमें क्या है कि जीवन मूलक मूल प्रवृत्ति यानी इरोज, इससे अभिप्राय क्या है कि व्यक्ति जो होता है, यानी ये क्या करती है, व्यक्ति का जो विकास करने में सहायता, जो कि सहायक मानी जाती है या फिर सहायता करती है हम कह सकते हैं, और ये निर्माणकारी मानी जाती है, और वो जो हम कह सकते हैं विनाशकारी कहलाती है। कौन सी? मृत्यु मूलक विनाशकारी कहलाती है। तो इसके बारे में पहले लिखिए, फिर इसको दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे। लिखिए, फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्तियां अचेतन मन पर आधारित है। फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्तियां किस पे आधारित है? प्रवृत्तियां मूल प्रवृत्तियां अचेतन मन पर आधारित है। अचेतन मन पर आधारित है। जो मूल प्रवृत्तियां क्या करती है? चेतन मन को प्रभावित करती है, जो हमेशा चेतन मन को प्रभावित करती है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं जो चेतन मन को हमेशा प्रभावित करती है, जो हमेशा, या ऐसे लिख दीजिए, जो चेतन मन को, जो हमेशा चेतन मन को प्रभावित करती है। ठीक है, कौन करती है? मूल प्रवृत्तियां। मूल प्रवृत्तियां के बारे में हम लोगों ने जाना था कि मूल प्रवृत्तियां क्या होती है। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, एक लाइन लिखो कि फ्राइड ने दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई, या फिर फ्राइड ने दो प्रकार बताए हैं मूल प्रवृत्तियों के, है ना। तो लिखिए, ये लिखिए यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। आवाज अच्छे से आ रही है ना? ओके। लिख लिया होगा, चलो। अब एक लाइन लिखो कि फ्राइड ने मूल प्रवृत्तियां यानी दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई। फ्राइड ने दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई। फ्राइड ने दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई। एक बार आप साथ में नाम लिखो तो लिख दो, नहीं तो फिर एक एक करके समझते हैं इसको। एक नंबर कौन सी होगी? जीवन मूलक मूल प्रवृत्ति। जीवन मूलक मूल प्रवृत्ति। ठीक है, कोष्टक में लिख दो इरोज, या फिर इरोज। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। इरोज यानी इरोज किसे कहा जाता है? जीवन मूलक मूल प्रवृत्ति को। दूसरी कौन सी है? मृत्यु मूलक मूल प्रवृत्ति। अब ये कैसी होती है? ये व्यक्ति के जीवन में सहायता करती है, उसके विकास से करने में सहायता करती है। यानी इसके बारे में बात करें तो जीवन मूलक जो मूल प्रवृत्ति है यानी इरोज जो प्रवृत्ति, इससे अभिप्राय क्या है कि ये व्यक्ति का विकास करने में सहायक मानी जाती है या फिर सहायक होती है, ये निर्माणकारी होती है। तो इसमें एक लाइन लिखें। वैसे इसका नाम डायरेक्ट पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो लिख लो, समझ लेंगे आप अच्छे से। जीवन मूलक मूल प्रवृत्ति, जीवन मूलक मूल प्रवृत्ति इरोज। इरोज
जीवन मूलक मूल प्रवृत्ति इरोज से अभिप्राय है, से अभिप्राय है कि ये क्या करती है, ये व्यक्ति का विकास करने में, ये व्यक्ति के या व्यक्ति का विकास करने में सहायक मानी जाती है। यह सहायक व्यक्ति के विकास करने में सहायक होती है, में सहायक होती है। फिर लिखो, एक लाइन और लिखो, ये निर्माणकारी होती है, ये निर्माणकारी होती है ना। और वो क्या होती है, विनाशकारी होती है। एक नंबर ये लिखो, फिर 2 नंबर लिखते हैं। इसमें दोबारा से समझा दूं, जीवन मूलक मूल प्रवृत्ति जिसको इरोज कहा जाता है, इससे अभिप्राय क्या है कि व्यक्ति के विकास करने में सहायता करती है, बस। और दूसरी बात ये कि जीवन मूलक मूल प्रवृत्ति इरोज कहलाती है जो कि निर्माणकारी होती है। इसके अंदर बस इतना ही डेफिनेशन है, यानी इतनी बात आपको अच्छे से याद रखनी है, बाकी कोई जरूरी नहीं है। 2 नंबर लिखिए, मृत्यु मूलक मूल प्रवृत्ति। मृत्यु मूलक मूल प्रवृत्ति। लिख दिया यहां तक? चलो नेक्स्ट लिखो। अब 2 नंबर लगा के लिखो आप, मृत्यु मूलक मूल प्रवृत्ति। मृत्यु मूलक मूल प्रवृत्ति, इसके अंदर क्या ध्यान में रखना है, इसको क्या कहा जाता है, थेनेटोस। क्या कहा जाता है, थेनेटोस कहा जाता है, बस ये बात याद रखना है। और ये विनाशकारी होती है, व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है। लिखिए इसमें, ये विनाशकारी होती है, विनाशकारी मूल प्रवृत्ति होती है जो व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है, जो व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है। ठीक है, इसमें बस यही बात है, याद रखनी है आपको। ठीक है, समझ में आ गया? यानी एक जीवन मूलक मूल प्रवृत्ति जो अभी हम लोगों ने बात की, जिसको इरोज कहा जाता है, यानी जीवन मूलक मूल प्रवृत्ति इरोज कहा जाता है, जो व्यक्ति के विकास में सहायक मानी जाती है, जिसे निर्माणकारी माना जाता है। यानी इसको याद कैसे रखेंगे, ई रोज, यानी रोज जब जब मिलते हैं तो वो क्या है, जीवन, यानी जीवित तभी मिलती है, तो वो जीवन मूलक जो ई रोज होगी, दूसरी थेनेटोस जो कि आपके इसमें आ जाएगी। ठीक है, लिखिए फटाफट से, मृत्यु मूलक जो विनाशकारी होती है, बस ये बात याद रखनी है आपको अच्छे से, विनाशकारी, और थेनेटोस मृत्यु मूलक, व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है, एक ये बात याद रखनी। ठीक है, ये दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया है अच्छे से कि 2 प्रकार की जो मूल प्रवृत्तियाँ फ्राइड ने बताई है। तो अब पहला जो हम लोगों ने सिद्धांत लिखा था, मनोविश्लेषण सिद्धांत, अब दूसरा सिद्धांत हमें लिखना है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ लिखो दूसरा सिद्धांत, 2 नंबर लगा के, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। क्या लिखेंगे, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, 2 नंबर लगा के लिखो, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत।
ये सिद्धांत किसने दिया था भाई? किसने प्रतिपादित किया था इसको? मैकडूगल ने। लिखे प्रतिपादक कौन है? मैकडूगल। ठीक है, किसने प्रतिपादित किया था? मैकडूगल। मैकडूगल ने जो मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत दिया है, इसमें 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां, मुख्य रूप से कितनी? 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है, 14। ठीक है, इन सभी के बारे में एक एक करके हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इनके अनुसार कहा गया है कि जो मूल प्रवृत्तियां होती क्या, जो व्यक्ति के व्यवहार का, मूल प्रवृत्तियां जो है वह व्यक्ति के व्यवहार का, व्यक्ति के व्यवहार का क्या होता है? उद्गम। व्यक्ति का जो व्यवहार होता है उसमें हम कह सकते हैं मुख्य उद्गम या चालक कहलाती है। मूल प्रवृत्ति व्यक्ति का मुख्य उद्गम या चालक मानी जाती है। मुख्य उद्गम या चालक है। ये किसने कहा है? मैकडूगल ने कहा है। किसके बारे में कहा है? मूल प्रवृत्तियों के बारे में। किस सिद्धांत के बारे में? यानी मूल प्रवृत्तियों का जो सिद्धांत है इसमें कहा है। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत या फिर प्रवृत्तियों का सिद्धांत, एक ही बात है। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। अब लिखो, मैकडूगल ने मुख्य रूप से 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है। मैकडूगल ने मुख्य रूप से 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है। 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है। मूल प्रवृत्तियां बताई है। कौन कौन सी है वो हम बात करेंगे। प्रवृत्तियां, ठीक है। फिर लिखो, एक लाइन और लिखो इसी में कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति के क्या है? व्यवहार का मुख्य उद्गम या चालक मानी जाती है। मैकडूगल के अनुसार, सीधा लिख सकते हैं इनके अनुसार, बार बार नाम लिखने की जरूरत है नहीं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्ति के व्यवहार का मुख्य उद्गम व चालक है। मुख्य उद्गम व चालक है। मैकडूगल के अनुसार कहा गया है कि मूल प्रवृत्तियां क्या है कि व्यक्ति का व्यवहार के अंदर हम कह सकते हैं व्यवहार का जो मुख्य उद्गम या फिर चालक है, मूल प्रवृत्ति उसकी मानी जाती है। किसने कहा है? मैकडूगल ने जो अपना सिद्धांत दिया है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, उसमें कहा है। ठीक है, फिर लिखो, मूल प्रवृत्तियों से अभिप्राय क्या है कि वे क्या करती है कि जन्मजात प्रवृत्ति की होती है, जो कि किसी वस्तु को, पहले क्या होता है मूल प्रवृत्ति में, किसी वस्तु को पहले देखते हैं। किसको देखते हैं? किसी वस्तु को पहले देखा जाता है, और उस वस्तु को देखने के बाद में क्या होता है, उससे संबंधित, उस पे ऐसे नहीं कि हम पहले अपने हिसाब से उसके लिए कुछ तय करते हैं, उससे संबंधित जो वस्तु देखी है आपने, उससे संबंधित उसके प्रति भाव या संवेग जो उत्पन्न होता है, भाव या संवेग उत्पन्न होता है, और उसी से संबंधित फिर क्या होता है, कोई ना कोई क्रिया की जाती है करने के लिए है, जो कि बाध्य होना क्या कहलाता है? मूल प्रवृत्तियां कहलाती है। जब कोई वस्तु देखी और उसको देखने के बाद में आपको हम कह सकते हैं भाव या संवेग उत्पन्न हुआ, और उसके अंदर कुछ क्रिया करने के लिए बाध्य या फिर उत्पन्न जो हम कह सकते हैं जो बाध्य होती है, जो क्रिया बाध्य होती है, उसे ही मूल प्रवृत्ति कहा जाता है।
इसको हम आगे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, मूल प्रवृत्तियां। ठीक है, तो लिख दिया। अब लिखो मूल प्रवृत्ति से अभिप्राय है, मूल प्रवृत्ति से अभिप्राय है, या लिखो मूल प्रवृत्ति से तात्पर्य है, मूल प्रवृत्ति से तात्पर्य है, लिखो मूल प्रवृत्ति से तात्पर्य है वे जन्मजात प्रवृत्ति है, वे जन्मजात प्रवृत्ति जो किसी वस्तु को देखने, उससे संबंधित भाव या संवेग उत्पन्न होने और फिर उससे संबंधित कोई ना कोई क्रिया करने के लिए बाध्य होना मूल प्रवृत्ति कहलाता है। लिखो इसमें, वे जन्मजात प्रवृत्ति, जो किसी वस्तु को देखने, उससे संबंधित देखने, फिर उसके बाद उससे संबंधित क्या होता है, भाव या संवेग उत्पन्न होने, भाव या संवेग उत्पन्न होने वह उससे संबंधित जो क्रिया, उससे संबंधित कोई ना कोई क्रिया करने के लिए होने, वह उससे संबंधित कोई ना कोई क्रिया करने के लिए बाध्य होना, कोई न कोई क्रिया करने के लिए बाध्य होना क्या कहलाता है, मूल प्रवृत्तियां कहलाती है। मूल प्रवृत्तियां कहलाती है। ठीक है, वैसे इसको समझने की जरूरी है, बस आप ऐसे लिखेंगे 4 लाइन ज्यादा हो गई कि यानी वे जन्मजात प्रवृत्ति जो किसी वस्तु को पहले देखते हैं, उसी से संबंधित भाव उत्पन्न होता है या फिर संवेग उत्पन्न होता है, और फिर उससे संबंधित हम कोई ना कोई क्रिया करने की कोशिश करते हैं, और उसमें क्या होता है कि जो बाधा उत्पन्न होती है जिसे मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, और फिर बात करते हैं कि प्रत्येक जो मूल प्रवृत्ति होती है उसके साथ कोई ना कोई संवेग जुड़ा होता है। फिर हम बात करेंगे इनके बारे में, एक एक करके इनको समझने की कोशिश करेंगे। यानी प्रत्येक मूल प्रवृत्ति एक बार एक लिखो, फिर 14 मूल प्रवृत्तियां जो बताई है मैकडूगल ने, उन सभी को एक एक करके लिखते हैं, वहां से डायरेक्ट प्रश्न आपका बन सकता है। लिखो, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ कोई न कोई संवेग जुड़ा होता है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ कोई न कोई संवेग जुड़ा होता है। अब हमने बात की थी कि मूल प्रवृत्ति है जो होती है आंतरिक, और संवेग एक तरह से होता है बाह्य। फिर इसके बारे में बात करते हैं अच्छे से, पहले लिखिए इतना, फिर उन 14 मूल प्रवृत्ति व संवेगों के बारे में बात करते हैं।
ठीक है, लिख लिया गया। तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। चलो इधर लिखो, मूल प्रवृत्तियां मूल प्रवृत्तियां इधर लिखो संवेग। फिर नंबर लगाते रहे, आगे से आगे लिखते रहे। यानी जैसे भय उत्पन्न होता है तो उससे संबंधित मूल प्रवृत्ति यानी हमारी क्या फिर हम बात कर सकते हैं। जैसे भय उत्पन्न हुआ तो आप क्या करेंगे, इधर उधर भागने का प्लान करेंगे किसी प्रकार से, या फिर पलायन करेंगे। और फिर हम बात कर सकते हैं जैसे कि आपको भूख लगी तो क्या करेंगे, आप भोजन का प्रयास करेंगे, खाने के लिए प्रयास करेंगे। और जैसे श्रेष्ठता की भावना है तो आत्म प्रदर्शन करे होगा। कष्ट होगा तो संवेदनशील या फिर किसी के आपके मन में या फिर हम कह सकते हैं कष्ट होता है तो किसी न किसी की शरण लेते हैं। युत्सा यानी क्रोध जब होता है तो क्या करते हैं, युयुत्सा। युयुत्सा मतलब युद्ध होता है, फिर तो है ना, लड़ाई होती है। तो ये इस प्रकार से हम लिखने की कोशिश करते हैं 14 जो मूल प्रवृत्तियों के बारे में लिखते हैं। लिखिए, ऐसे टेबल बना लो। पहले लिखो जिज्ञासा, जिज्ञासा, आश्चर्य, कामवृत्ति या कामुकता, काम वृत्ति, इसमें बराबर में लिखो कामुकता या काम भावना, कामुकता या काम भावना एक ही चीज है, काम भावना। ठीक है, लिखो भय, इसमें लिखो भय होगा तो क्या करेंगे, पलायन, पलायन करेंगे, या लिखो भागना, लिख दिया। फिर लिखो क्रोध, क्रोध आएगा तो क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। यानी सीधा लिख सकते हो वैसे लड़ाई या युद्ध की स्थिति सीधा लिख दो युत्सा, युयुत्सा। इसका अर्थ क्या होता है, युद्ध करना है फिर लड़ाई करना। क्रोध लिखिए यहाँ पे युयुत्सा। और फिर 5 नंबर पे लिखे निवृत्ति प्रतिकर्षण यानी घृणा, निवृत्ति, निवृत्ति, प्रतिकर्षण, घृणा लिख दीजिए। और फिर 6 नंबर लिखो शरणागत या शरणागति एक ही चीज है, कष्ट होता है तो शरणागत, शरणागत, या लिख सकते हो आप शरणागति, शरणागति। ये कब होती है मूल प्रवृत्ति, कष्ट जब होता है, कष्ट होता है तो हम क्या करते हैं, किसी न किसी की शरण लेते हैं। तो क्या ये मूल प्रवृत्ति। और इसमें और लिख सकते हो आप संवेदना, ठीक है, प्रतिकर्षण,
प्रतिकृषण, निवर्ती प्रतिकृषण। देखो जिज्ञासा, जिज्ञासा यानी आश्चर्य जब होता है, जिज्ञासा। और कामुकता यानी काम भावना, कामवर्ती। पलायन यानी भय, पलायन भावना, भागना हो गया इसमें। क्रोध जब होता है तो युद्ध की स्थिति बन जाती है। घृणा, निवर्ती प्रतिकर्षण। और कष्ट से आपका हो जाएगा शरणागत या शरणागति या संवेदना। लिखो फटाफट से। वैसे 14 मूल प्रवृत्ति है, लिखिए। लिख लिया होगा? चलो नेक्स्ट टेबल दोबारा बनाओ, छोटी बना लो उस पर, ठीक है। 6 लिख लिया, अब लगाओ 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर लिखो। संग्रह, स्वामित्व की भावना। संग्रह, स्वामित्व की भावना की भावना, इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा वैसे तो। संग्रह लिख दिया, स्वामित्व की भावना। वैसे 2-3 बार आप लगातार अगर पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको याद होना निश्चित है ना। फिर लिखो दैन्य। दैन्य क्या होता है भाई? 8 नंबर लगा के लिखो दैन्य। आत्महीनता, अविश्वास जिसको कहते हैं, आत्महीनता। ठीक है, 9 नंबर लगा के लिखो। 9 नंबर पे संतान कामना यानी बच्चा रोग, वात्सल्य। संतान कामना, वात्सल्य। वात्सल्य। भूख लगेगी तो क्या करेंगे? भोजनान्वेषण करेंगे। 10 नंबर भूख, भोजन करेंगे, भोजनान्वेषण। भूख लगेगी तो क्या करेंगे? भोजन करेंगे यानी भोजनान्वेषण हो जाएगा। और एकाकीपन होगा तो सामूहिकता। एकाकीपन, एकाकीपन तो समूह में रहना पसंद करेंगे। सामूहिकता लिख दो, याद रहने के लिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं। सामूहिकता, ठीक है। फिर 12 नंबर लगा के लिखो आप हास यानी आमोद। यानी जब आपको क्या होती है सामूहिकता, इसे अच्छा बराबर में नहीं लिखा ना, एकाकीपन इसके बराबर में हो जाएगा। एकाकीपन, भूख। एक क्या था? हास कब होगा? हंसेंगे कब? जब आपको खुशी होगी यानी आमोद। आमोद किसे कहते हैं भाई? खुशी लिख सकते हो ना, आमोद यानी जब आमोद यानी सम्यक जब होता तो क्या होगा? तो क्या होगा? यानी हास होगा। फिर 2 और लिखना है तो लिखो, एक 13 नंबर और लिख दो। इनको 2-3 बार अच्छे से अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये याद होना निश्चित है। फिर लिखो आत्म प्रदर्शन या गौरव, श्रेष्ठता की भावना।
आत्म प्रदर्शन या गौरव, जब श्रेष्ठता की भावना होगी तो श्रेष्ठता की भावना। ठीक है, 13 हो गया। अब एक लिखो लास्ट है रचनात्मकता, यानी रचनात्मकता की भावना जब होगी तो, रचनात्मकता की भावना होगी तो क्या करेंगे, रचना करेंगे। मूल प्रवृत्ति लिख दिया यहां तक, फिर मैं नेक्स्ट ऊपर लिख रहा हूं 14 नंबर ना। चलो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, पहले आप लिख दो इसको लिख दो इतना। रचनात्मकता की भावना। लिख दिया। अब एक लिखो 14 नंबर रचनात्मकता। रचनात्मकता की भावना। रचनात्मकता की भावना हो जाएगी ना। हो गई 14 पूरी। अब एक बार फिर से आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं। मूल प्रवृत्तियां इधर लिखो संवेग है ना। जब आश्चर्य होगा तो जिज्ञासा उत्पन्न होगी, यानी कामुकता या फिर काम भावना होगी तो कोई काम करेंगे यानी कामवर्ती। भय से पलायन करेंगे कुछ। क्रोध जब होगा तो यानी युद्ध की स्थिति बनेगी, युद्ध करने की इच्छा होगी, युद्ध इच्छा। घृणा यानी निवृत्ति प्रतिकर्षण। कष्ट होगा तो किसी न किसी की शरण लेंगे यानी शरणागत हो जाएगा। और फिर बात करते हैं संग्रह, यानी स्वामित्व की भावना संग्रह हो जाएगा। आत्महीनता, दैन्य और वात्सल्य। वात्सल्य संतान कामना या फिर बच्चा रोग लिख सकते हैं। भूख, भोजनान्वेषण होगा। एकाकीपन से सामूहिकता। आमोद यानी जब आप खुश होंगे तो क्या होगा, हास्य यानी हंसेंगे। और श्रेष्ठता की भावना, आत्म प्रदर्शन या गौरव होगा। और लास्ट आपका हो जाएगा रचनात्मकता की भावना होगी तो क्या करेंगे, कोई न कोई रचना करेंगे। ठीक है, तो ये 14 मूल प्रवृत्तियां जो कि मैकडूगल के अनुसार 14 मूल प्रवृत्तियां बताई गई, उनके बारे में हम लोगों ने अच्छे से चर्चा की। और 2-3 बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं मूल प्रवृत्तियों की कुछ विशेषताएं लिखते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, तो आज के सेशन को पूर्ण करेंगे भाई। लिखो मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं। मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं, वैसे हम लोगों ने पढ़ लिया है लेकिन लिखो आप विशेषताएं, फिर भी इसको अच्छे से एडजस्टमेंट करते हैं। मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं, इसमें लिखो मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। नंबर लगाने की जरूरत नहीं है, लगाओ तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती है और इसके अंदर परिवर्तन किया जा सकता है, बल्कि इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। लिखो इसके लिए किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। और मूल प्रवृत्तियां जो आदतों से भिन्न होती हैं, और ये सभी जो मूल प्रवृत्तियां सभी व्यक्तियों में पाई जाती हैं, बल्कि इसकी मात्रा अलग अलग होती है ना। ठीक है, मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती है, इसके लिए किसी भी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए
किसी भी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। मूल प्रवृत्तियों के लिए प्रशिक्षण चाहिए क्या? नहीं, प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। अब बताऊं कैसे? जैसे मैंने एक दिन एग्जाम्पल दिया था कि आपको जो डर लगता है वो क्या आपकी मूल प्रवृत्ति है। जैसे कि मान लीजिए नहीं, आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि मान लीजिए आप सड़क किनारे या फिर कहीं चल रहे हैं, तो क्या होगा कि जैसे कोई बैल या फिर कोई हम कह सकते हैं पशु आपकी तरफ दौड़ता हुआ आए, तो आप क्या करेंगे? इधर उधर भागेंगे या फिर क्या करेंगे? तो वो क्या आपकी मूल प्रवृत्ति है, आप इधर उधर भागेंगे, तो वो एक मूल प्रवृत्ति है। क्या किसी को पता था? वो सभी के अंदर है जो मूल प्रवृत्ति पाई जाती है, चेंज हो सकता है लेकिन ये आदत से अलग होती है और इसकी मात्रा जो समान नहीं होती है, मात्रा समान नहीं होते। अब आप इधर उधर भागेंगे यानी किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। अब वो प्रशिक्षण यानी मूल प्रवृत्ति, डर सभी को लगेगा, भय सभी को लगेगा कि ये जो बैल है या फिर हम कह सकते हैं जो कोई आवारा पशु है तो वो हमें मारेगा, तो इधर उधर भागेगा, तो ये है एक मूल प्रवृत्ति, सभी भागेंगे। ऐसे नहीं है कि कोई ऐसे सामने उसके खड़ा रह जाएगा, सभी भागेंगे, तो उसके लिए कोई प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। वो एक मूल प्रवृत्ति है, सभी व्यक्तियों के अंदर पाई जाती है। ऐसे थोड़ी है कि तुम वहां जाओगे तो कोई मान लीजिए बैल आएंगे तो तुम ऐसे भागना या फिर इधर ये करना वो करना, तो वो सब क्या है कि प्रशिक्षण नहीं होता है उस चीज का। कभी कुछ भी कोई घटना हो तो उसके लिए मूल प्रवृत्ति का उपयोग उनका अपने आप हो जाता है, जो मूल प्रवृत्ति उसके अंदर समाहित होती है। ठीक है, समझ में आ रहा ना? और फिर इसमें लिखे, एक नंबर लिख लिया, मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है, इसके लिए किसी प्रशिक्षण की है जो की आवश्यकता नहीं होती है। फिर 2 नंबर लगा के लिखे इसमें कि मूल प्रवृत्तियां आदतों से भिन्न होती है। मूल प्रवृत्तियां आदतों से भिन्न होती है। मूल प्रवृत्तियां आदतों से कैसी होती है भाई? भिन्न होती है। फिर लिखो 3 नंबर लगा के लिखो इसमें कि मूल प्रवृत्ति यानी ये सभी व्यक्तियों में पाई जाती है परंतु इसकी मात्रा समान नहीं होती है। यह कौन है? मूल प्रवृत्ति। ये सभी व्यक्तियों में में पाई जाती है परंतु ये समान नहीं पाई जाती है। यानी ये सभी व्यक्तियों में पाई तो जाती है मूल प्रवृत्तियां, लेकिन अलग अलग होती है। ये सभी व्यक्तियों में पाई जाती है बल्कि इसकी मात्रा क्या है? समान नहीं होती है, परंतु इसकी मात्रा समान यानी एक जैसी, एक जितनी नहीं होती है, समान नहीं होती है। ठीक है, लिखो अब। फिर लिखो मूल प्रवृत्तियां जिसके अंदर संशोधन किया जा सकता है या फिर हम कह सकते हैं नष्ट उसको नहीं किया जा सकता। लिखो, कितने लिख दिए? कितने पॉइंट हो गए? 3 हो गए ना। 4 नंबर लगा के लिखो मूल प्रवृत्तियों को ऐसे लिख सकते हो कि मूल प्रवृत्तियों को नष्ट नहीं किया जा सकता परंतु उसमें संशोधन या परिवर्तन किया जा सकता है। मूल प्रवृत्तियों को, या ऐसे लिख सकते हैं, मूल प्रवृत्तियों में संशोधन या परिवर्तन किया जा सकता है बल्कि नष्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, ऐसे लिख दो, मूल प्रवृत्तियों में
परिवर्तन या हम कह सकते हैं संशोधन, करेक्शन जो होता है, संशोधन किया जा सकता है, परंतु उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, परंतु मूल प्रवृत्तियों को नष्ट नहीं किया जा सकता, परंतु मूल प्रवृत्तियों को, यानी डर तो लगेगा ही, मूल प्रवृत्तियों को नष्ट नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। आवाज आ रही है ना अच्छे से, है ना? ओके, ठीक है, लिख दिया 4 नंबर। 5 नंबर पॉइंट लिखो, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति में 3 प्रकार की क्रियाएं होती है, जैसे संज्ञानात्मक है, यानी हम कह सकते हैं ज्ञानात्मक, और भावात्मक जिसको हम कह सकते हैं संवेगात्मक, और तीसरी होती है क्रियात्मक। यानी क्या करते हैं, पहले किसी न किसी चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर हमें क्या होता है, संवेग होता है, फिर उसके बारे में हम करते हैं क्रिया। तो ये क्या कहलाती है आपकी मूल प्रवृत्तियों के अंदर। एक लाइन लिखे पहले, 5 नंबर लगा के लिखे, मूल प्रवृत्तियों में 3 प्रकार की क्रियाएं, मूल प्रवृत्तियों में तीन प्रकार की क्रियाएं होती है, या फिर डैश करके लिखे, और वो 3 कौन कौन सी हो गई? संज्ञानात्मक, 1 नंबर संज्ञानात्मक, या हम कह सकते हैं ज्ञानात्मक, संवेगात्मक, या फिर इसमें लिखो आप ऑब्लिक करके, संवेगात्मक हो गया यानी भावात्मक, और तीसरी हो जाएगी क्रियात्मक। 3 नंबर लिखो क्रियात्मक। ठीक है, पहले क्या करेंगे हम, ज्ञान यानी संवेगात्मक विधि का प्रयोग, यानी हम कह सकते हैं क्रिया का प्रयोग होगा, फिर भाव उत्पन्न होगा या संवेग हम कह सकते हैं, या फिर लास्ट में होगा क्रियात्मक। ये 3 जो हम कह सकते हैं मूल प्रवृत्तियों के 3 प्रकार की जो क्रिया उत्पन्न प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होती है, और मूल प्रवृत्तियां सभी व्यक्तियों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और फिर लिखो आप 6 नंबर लगा के, मूल प्रवृत्तियां जो है वो व्यक्ति के व्यवहार को प्रेरित करती है। 6 नंबर लगा के लिखे, मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति के व्यवहार को प्रेरित करती है, मोटिव करती है ना, व्यक्ति के व्यवहार को प्रेरित करती है। ठीक है, लिखो 6 नंबर, मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति के व्यवहार को प्रेरित करती है। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा था मूल प्रवृत्तियों का जो सिद्धांत था मैकडूगल के अनुसार जो बताया गया था, वो हमारा संपूर्ण हो जाता है। मूल प्रवृत्तियों का जो उनकी विशेषताएं पढ़ी थी हम लोग, उन्हें जो 2 नंबर सिद्धांत था मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, इसमें नंबर नहीं लगा था क्या? ठीक है, अब 3 नंबर लगा के हम पढ़ेंगे, कौन सा सिद्धांत पढ़ेंगे, यानी उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे पूर्ण करते हैं, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय।
जय हिंद।